रेडी? यस सर। तैयार हैं हम सब? यस सर। ओके। तो आज का वीडियो तो हमारा बेसिक ही रहने वाला है। बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे चलकर इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को समझना। फंडामेंटल्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी या फिर बेसिक्स ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी, ये वीडियो हमारी बेसिक्स को लेकर होगी और जो आधार है ज्योतिष का, जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल है, वही खुद में सब कुछ है। और आसान नहीं होता इन चीज़ों को समझना अगर आप जल्दी में हैं, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं कि आने वाली कुछ क्लासों या कुछ चीज़ों को समझकर आप अपना बिजनेस चालू करेंगे, तो आई एम रियली सॉरी, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा होता भी है तो आप जल्दी धोखा खा सकते हैं। मेरा पर्पस यहाँ पे आए हुए किसी भी गुरुजन जो आपको सिखाने वाले हैं, जो हमारे भी गुरुजन हैं, असल हम सब का एक ही पर्पस है, सीखना और सिखाना। और सीखते 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 अगर जब आप सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से, तब आप इस कार्य को कमर्शियलाइज करें तो बेहतर रहेगा। ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है। तो समय ना व्यक्त करते हुए हम शुरू करेंगे। ये एक बेसिक चार्ट है, बेसिक होरोस्कोप चार्ट, जो कि आपकी लगन कुंडली के पहले पन्ने पर या पंचांग के बाद आपको दिख जाता है। इसमें 12 खाने होते हैं, आप देख सकते हैं, 1 से शुरू होकर 12 खाने। आपके कुंडली में अलग अलग तरीके के कई चार्ट्स होते हैं, जिसमें से लगन कुंडली, नवमांश, दशमांश, त्रैजांश, चंद्र कुंडली और ऐसे ही है। हर कुंडली का अपना एक सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। अगर कोई ज्योतिष या अगर कोई आपकी या मैं की, अगर आपकी लगन कुंडली को लेकर हम सब ये सभी चीजों को ज्ञात कर सकते, तो जरूरी नहीं था बाकी चीजों को लेकर हम चलते। तो महान विख्यात ऋषियों ने और हमारे गुरुजनों ने काफी मेहनत करी है, रिसर्च करा है, शोध किए हैं, और उसके बाद ही हम इन चीजों को समझने के लिए काबिल हुए हैं। फल दीपिका के अनुसार हम समझेंगे पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या सिग्निफिकेंस होती है इन हाउसेस की, और इनके कारक ग्रह क्या होते हैं, कारक ग्रह होते क्या है। दूसरा विषय हमारा ये रहेगा। तीसरा विषय हमारा राशियों को लेकर होगा, किस स्थान में कौन सी राशि या फिर किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च या नीच का होता है, ये हमारा तीसरा विषय रहेगा। ठीक है, समझ रहे? हो सकता है ये ज्यादा होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरा करें। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी आशाओं के ऊपर फुलफिल कर पाऊँ। मैं कोशिश करूंगा। पहले मैं भी आपकी ये बातें यहाँ बैठकर सुना करता, सीखा करता था। आज मुझे मौका मिला है तो मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल ख्याल रखूंगा। तो देखिए, जो पहला भाव है, पहला भाव, इसको हम लगन भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस ऑफ योर लगन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज लगन। लगन मतलब आप खुद, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आप लगन है, आपका जीवन, चल रहा जीवन। आज ये आप है, ये पहला भाव है। और शारीरिक रूप से हमारा सिर पहले भाव से देखा जाता है। समझ रहे हैं? हमारा सिर शारीरिक रूप से, और बाकी हर चीज, आज आपका आचरण, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, हालांकि इनमें बाकी हाउसेस की भी सिग्निफिकेंस रहती है, लेकिन पहला भाव आपका इसी चीज को लेकर ही होता है। दूसरा भाव शारीरिक तौर पर आपके मुख को दर्शाता है। इसके अलावा आपके कुटुंब का, आपका कुटुंब, जब आप अपने परिवारजन, आप अपने भाई बहन या आप अपने परिवार में बैठते हैं, आपका कुटुंब कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपका धन। दूसरा भाव आपकी वाणी, कैसा बोलते हैं आप, कम्युनिकेशन कैसा है आपका। हालांकि कम्युनिकेशन का जो कारक ग्रह है वह बुध और बृहस्पति दोनों है, लेकिन जो स्थान ब्रह्मा जी ने कुंडली में दिया है वो दूसरा स्थान है। आपका भोजन, समझ रहे, मुख से निकलने वाली चीजें दूसरा भाव से देखिए।
आपका कुटुंब विशेषता, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका धन, समझ रहे हैं, दूसरे भाव से देखा जाता है। ठीक है। तीसरा भाव अति महत्वपूर्ण भाव है। हालांकि हमारा पहला चौथा सातवां दसवां, पहला चौथा सातवां दसवां ये पिलर्स माने जाते हैं, ये केंद्र है। पहला चौथा सातवां दसवां ये केंद्र माना जाता है, ये पिलर्स माने जाते हैं किसी भी होरोस्कोप में, किसी भी कुंडली में। लेकिन क्योंकि मैंने कहा पिलर किसी भी बिल्डिंग के जो पिलर्स होते हैं वो वही उस ढांचे की स्टेबिलिटी को, उस ड्यूरेबिलिटी को दर्शाते हैं। और आप जानते हैं कि पिलर्स की कितनी महत्वता होती है। तो पहला चौथा सातवां दसवां तो महत्वपूर्ण है ही है। हर जगह आप पाएंगे कि पहला चौथा सातवां दसवां आपकी कुंडली में एक बेनिफिशियल कारक रूप से देखे जाते हैं। लेकिन तीसरा भाव मैं मानता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये कह सकता हूं कि तीसरा भाव आपको इन चारों भावों के सुख लेने में मददगार होता है। और उल्टा भी तीसरा भाव होता है आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का, आपकी विल पावर का। पराक्रम से ही आप सर्वशक्तिमान कहला जा सकते हैं, आपकी वीरता का, आपकी शूरता का। अगर आप किसी जगह मेहनत करने से कतराते हैं, माता का सुख, पत्नी का सुख, आपके कर्मों का सुख, आपके भाग्य का, धर्म का, आपका अपना, आप तक उतना नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपकी वीरता का है, आपके भाई बंधुओं का है, आपकी भाई बहन का है, आपके सिबलिंग्स का है। पहला भाव आपका खुद का, दूसरा भाव आपकी वाणी का, कुटुंब का, आपके धन का, आपके मुख का, तीसरा भाव आपके कंधों का, आपकी वीरता का, शूरता का, आपके पराक्रम का, आपके भाई बहन का। तो सर जो छोटा भाई जैसे बड़ा भाई होता है फैमिली में, तो दोनों का जो रिलेशनशिप है वो भी इस तीसरे भाव से देखा जाता है, भाई बहन का, छोटे भाई का, बड़े भाई का, ऐसे। जी देखिए मैडम, काफी अच्छा सवाल है आपका। जो रिलेशन है भाई बंधु, आपका या आपके भाई का, या आपके अगर दो भाई हैं उनका आपस का, या आपकी भाई बहन है उनका, उसमें अकेला भाव आपको उतनी दार्शिकता नहीं दे सकता है जितना उस भाव का कारक या उस भाव में बैठा हुआ या उस भाव का स्वामी की नैसर्गिक स्थिति। हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। मंगल से आप अपने भाई को देखते हैं, मंगल की स्थिति आपके और आपके भाई की रिलेशन की बारे में आपको बताती है। तीसरे भाव या तीसरे भाव में बैठा हुआ कोई मैलेफिक प्लैनेट और आपके कुंडली में त्याग की भावना को तो दूर करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है वो रिश्तों में भी खटास पैदा करता है। तो एक भाव से हम सब चीजें नहीं आकलन कर सकते हैं। एक भाव में बैठे हुए ग्रह, उसमें बैठी हुई राशि और राशि का स्वामी की स्थिति, इसके अलावा नक्षत्र और आज का चल रहा गोचर, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। हम इनके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सर। चौथा स्थान आपकी माता का। चौथा स्थान जो है एक केंद्र है, ये केंद्र है। ये पहला, चौथा, सातवां, दसवां, इसको हम केंद्र कहते हैं। ये केंद्र है आपका, ये पिलर्स है आपके। पहला स्थान तो आपका खुद है, चौथा स्थान आपकी मदर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लैंड, आपके वाहन, आपकी किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आप कमा चुके हैं, जो आपके पास है, पैतृक है या आपकी है, और उनसे आ रहे और उनसे पाएदार सुख आप चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से ही आप अपने माता के रिलेशन, आपसे और आपकी माता, चौथे भाव से आप अपने सुखों को देखते हैं। चौथा भाव आपको आपके भौतिक सुखों की ओर लेकर चलता है।
और भौतिक सुखों को दर्शाता है। चौथा भाव आपके सुखों को दर्शाता है। वहीं हम 8वें, 6वें और 12वें भाव की जब बात करेंगे तो इन भावों में देखेंगे कि सुख और दुख दोनों ही आपकी ही कुंडली में बैठे हैं और आपकी ही कुंडली से हम इसका आंकलन कर पा सकते हैं। तो चौथे के बाद हमारा आता है पांचवा आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि का है। पांचवा भाव आपकी बुद्धि को दर्शाता है, आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। पांचवें भाव से आप अपने चिल्ड्रन, आपके अपने बच्चों को देखते हैं। पांचवें भाव से आप अपनी छोटी यात्राओं को भी देख सकते हैं। पांचवें भाव आपको अति महत्वपूर्ण भाव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप इसे अपने पेट को देखते हैं। शारीरिक तौर पे आपके पेट को दर्शाता है। पांचवा भाव अति महत्वपूर्ण भाव इसलिए भी है क्योंकि हर एक गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों की कामना हर एक इंसान करता है और तेजस्वी बच्चे, यशस्वी बच्चे और आज्ञाकारी बच्चे हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। आपकी कुंडली के पंचम स्थान से आप इस चीज की आंकलन कर सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता भी हम 5वें से ही देखते हैं। आपकी कंपटीशन की भावना भी हम 5वें से ही देखते हैं। 5वां भाव आपके अनुकूल स्थितियों को और भी अनुकूल कर देता है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या किसी कंपटीशन में हैं, अन्यथा आप अपने बिजनेस में भी अपने पंचम और तीसरा और पंचम को काफी महत्वता देते हैं क्योंकि कंपटीशन का जमाना। 6वां भाव, हालांकि मैंने ये पहले से ही राउंड कर रखे हैं, 6वां, 8वां और 12वां। 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले मैं बाकी स्थानों की चर्चा करेंगे। 6वां, 8वां और 12वां ये हम अंत में करते हैं। पंचम के बाद 6वें के बाद हम 7वां भाव है, देखिए आपकी पत्नी का, आपकी भार्या का और आपकी पत्नी से आपका पति का। 7वां भाव आपकी लव रिलेशनशिप यानी पार्टनरशिप का है। 7वां भाव से आप अपनी पार्टनरशिप देखते हैं। 7वें भाव से भी आप व्यक्ति बिजनेस करेगा या जॉब, करियर को लेकर काफी चिंताएं होती हैं, काफी सवाल होते हैं। अगर आप किसी की कुंडली में ये देखना चाहते हैं कि उस व्यक्ति में बिजनेस के या जॉब के दोनों में से किसके ग्रह प्रबल हैं, तो आप छठे और 7वें दोनों से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर 7वां भाव छठे भाव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ आपके हालांकि और भी पॉइंट्स होते हैं लेकिन बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाता है कि 7वां भाव आपको व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ने की इजाजत देता है। 7वें भाव के बाद हम 8वें भाव की बात करेंगे, लेकिन 8वें भाव को छोड़ते हुए हम 9वें भाव की तरफ चलते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य स्थान है। आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके पिताजी। भाग्य और धर्म को ब्रह्मा जी ने एक ही स्थान दिया है 9वां, और भाग्य स्थान आपका 9वां जरूर है, साथ में धर्म का भी है और साथ में आपके पिता का भी है, क्योंकि पिता और सूर्य आपके पिता का कारक है और सूर्य ही धर्म का कारक है। सूर्य से ही आपका धर्म है और सूर्य से ही आपके पिता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपका आत्मविश्वास, आपका दिल, आपका धर्म और धर्म से ही कर्म है, और इन सब चीजों का कारण आपके पिता ही है। माता पिता से ही हमारी जिंदगी है। 9वें भाव से आपके पिता। 10वें भाव से आपका वर्क, आपका कर्म। 10वां भाव आपका क्या ये केंद्र है या आपके कर्म है। केंद्र यानी आप क्या है, आपके पास क्या है, आपकी क्या है और आपका काम क्या है। इन सब को मिला दें तो आपका केंद्र निकल के आता है। 10वां भाव आपके कर्म का स्थान है। आप क्या कर्म करेंगे, कैसा बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे या क्या जॉब करेंगे, आप 10वें स्थान से देखते हैं। फल दीपिका के अनुसार 10वें स्थान में और भी चीजें दी गई हैं। 10वें स्थान आपके घुटनों से नीचे वाले आपकी टांगों का भी है। 10वां स्थान आपके आने वाले फ्यूचर में ज्ञान को अर्जित करने की कैपेबिलिटी का भी है। हालांकि पंचम और दशम में हम इस संदर्भ में दोनों को ही देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है 11वां भाव, क्योंकि हम बेसिक को ही आगे बढ़ रहे हैं, डीप में हम जरूर जाएंगे। 11वां भाव आपकी अर्निंग्स का है, आपकी आय का है, आपके स्रोत, आय के स्रोत और आय
देखिए धन और अर्निंग्स दोनों में फर्क है। धन आपके पास किसी भी रूप में हो सकता है, आपके बैंक में, आपकी सोना चांदी के रूप में, आपके किसी एसेट के रूप में, या फिर आपकी माता या पिता के द्वारा, या फिर पैतृक संपत्ति के रूप में, या आपके दहेज, ये सब चीजें आपका धन कहलाती है। आपका धन कमाने का तरीका जो है वो दूसरे बाप से देखा जाता है, लेकिन आपकी कमाई होगी या नहीं होगी, आपकी अर्निंग होगी या नहीं होगी, आजकल आपकी अर्निंग कैसी है, आपकी अर्निंग कैसी थी, आपकी अर्निंग कैसी रहेगी, इस बिजनेस या इस जॉब के अनुसार आपका एक कर्म होगा और इस कर्म से आपकी कैसी अर्निंग रहेगी, ये 11वें भाव से देखी जाती है। 11वें भाव में आपको सभी सुखों की ही प्राप्ति के बारे में दर्शिकता मिलती है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो आपको तकरीबन अच्छा ही फल देता है। तो आइए चलते हैं जो भाव हमने छोड़े थे 6वां 8वां भाव। 6वां भाव देखिए रोग शत्रु का है। आपके रोग डिसीजेस, शत्रु, एनिमीज, आपका ऋण, कर्जा, ये 3 चीजें मेजरली ये देखी जाती हैं 6वें भाव से। लेकिन देखिए इतना भी बुरा नहीं है 6वां भाव, सिर्फ बुरी चीज नहीं दिखाता 6वां भाव। या आयु मृत्यु देखी जाती है 8वें भाव से। नहीं देखिए इतना ये सिर्फ मृत्यु नहीं दिखाएगा या ये रिपु नहीं दिखाएगा 8वें भाव। बहुत सी किताबों में आप देखेंगे शुक्ल पक्ष के अगर दिन में किसी का जन्म हुआ और चंद्र 8वें स्थान में है तो उसकी आयु कम बताई जाती है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि 8वें भाव में आपको सिर्फ यही चीज मिले। रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन 8वें भाव से देखी जाती है। आपने कितना कामयाब होगा, कितनी उसकी सक्सेस हुई उस रिसर्च, उसकी फील्ड में 8वें भाव से देखी जाती है। शनि से संबंधित कोई भी चीज, साइंटिफिक, टेक्निकल और उसके संबंधित कोई भी इनोवेशन, यू कैन रिकॉग्नाइज इट फ्रॉम 8th house, right? So 8th house is not only for the ayu and mrityu. 8th house also represents some more things, some more things which are in positive context. 12वां भाव देखिए, 12वां भाव कर्जे की स्थिति को तो जरूर बताता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपेंसेस भी बताता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन 6वां 8वां 12वां भाव देखिए बहुत डर है सोशल मीडिया पे, वीडियोस पे 6वां भाव में 8वें भाव से और 12वें भाव से। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट बुरी बात नहीं है, फॉरेन सेटलमेंट भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। मोक्ष, मोह से क्षण और इस रीइंकार्नेशन साइकिल से मुक्ति, ये भी हम 12वें भाव से ही देखते हैं। 12वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। हालांकि उसमें और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा होता है। आपकी आध्यात्मिक क्षण, आपकी आध्यात्मिक सोच 9वें और 12वें से ही देखी जा सकती है। तो ये एक बेसिक आइडिया था आपके 12 भावों के ऊपर। इसके बाद की वीडियो में, हालांकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इसको इसी में इंक्लूड करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप एक ही साथ राशियों के बारे में, किन राशियों में बैठा हुआ ग्रह उच्च, किन राशियों में बैठा हुआ ग्रह नीच, और किन राशियों में बैठे हुए ग्रह अपने नैसर्गिक फल के साथ साथ युतियों में आने पर अपने फल और बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? चर्चा करेंगे हम इन भावों के कारक ग्रहों की। कारक का मतलब जो मालिक, जिसको प्रावधान दिया गया है उस स्थान में बैठकर अपनी शक्ति को दिखाने का, उन ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे हम। कारक स्थानों के, कारक ग्रहों के बैठे हुए कारक ग्रहों के ही अपने ही स्थानों में बैठे जाने पर उनके नैसर्गिक फलों के बारे में। ये हमारा बेसिक्स में ही रहते हैं। और धन्यवादी हूँ मैं आप सबका इसी लेक्चर के लिए। पढ़ते हैं हम आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।